साल था 1857। हिंदुस्तान की मिट्टी में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवाएं जब चलती थीं तो उनमें बारूद की गंध होती थी। नदियां जब बहती थीं तो उनका पानी भी जैसे किसी अनकही तकलीफ से भारी था। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, एक व्यापारिक कंपनी जो कभी मसालों के लिए आई थी और धीरे धीरे एक पूरे महाद्वीप की मालकिन बन बैठी थी। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उस चर्बी से। उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में लाखों हिंदुस्तानी सिपाही थे। ये वही लोग थे जिन्होंने अपनी तलवारें कंपनी को सौंप दी थीं। साल 1857 की शुरुआत में एक खबर फैली। खबर ये थी कि नई एनफील्ड P53 राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है और इन कारतूसों को दांत से काटकर बंदूक में भरना पड़ता था। हिंदू सिपाहियों के लिए यह गाय की चर्बी थी, मुस्लिम सिपाहियों के लिए यह सूअर की चर्बी थी। दोनों के लिए यह उनके धर्म का अपमान था। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को नजरअंदाज किया और ये नजरअंदाजी इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। उस वक्त हिंदुस्तान का नक्शा देखें तो पूर्व में कलकत्ता था, पश्चिम में पंजाब था, उत्तर में अवध था और दक्षिण में मैसूर। हर कोने में एक अलग जख्म था। अवध को साल 1856 में ब्रिटिश कंपनी ने हड़प लिया था। नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ से निकाल दिया गया था, कलकत्ता भेज दिया गया था। अवध की जनता में गहरा जख्म था और इस जख्म पर चर्बी वाले कारतूसों ने नमक छिड़क दिया। जनवरी 1857, बैरकपुर छावनी, कलकत्ता के पास एक सिपाही था। नाम था मंगल पांडे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट। उस दिन मंगल पांडे के भीतर जो आग थी वो बाहर आ गई। उन्होंने कारतूस लेने से इनकार किया और फिर उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसरों पर गोली चला दी। ये हिंदुस्तान की धरती पर इस विद्रोह की पहली चिंगारी थी। मंगल पांडे को पकड़ा गया, मुकदमा चला और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेज ये नहीं जानते थे कि जो चिंगारी उन्होंने बुझाई थी वो असल में एक दावानल बन चुकी थी। 10 मई 1857, मेरठ, शाम का वक्त। आसमान में लाल रंग था और छावनी में एक असाधारण खामोशी थी। उस खामोशी के नीचे एक तूफान पल रहा था। उसी दिन मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, अंग्रेज अफसरों को मार दिया, जेलें तोड़ दी, अपने उन साथियों को आज़ाद कर दिया जिन्हें कारतूस इनकार करने की वजह से कैद किया गया था। और फिर रात के अंधेरे में हजारों सिपाही दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली, लाल किला। वो सुबह कुछ अलग थी। जब मेरठ के सिपाही यमुना पार करके दिल्ली में दाखिल हुए तो पूरा शहर जाग उठा। लाल किले के दरवाजे पर दस्तक हुई और अंदर एक बूढ़ा बादशाह बैठा था, बहादुर शाह जफर, मुगल सल्तनत का आखिरी वारिस। उनकी उम्र थी 82 साल। वो एक शायर थे, एक सूफी थे। राजनीति से उनका कोई खास नाता नहीं था। बहादुर शाह जफर ने एक पल के लिए आंखें बंद की। शायद उन्हें अपने पुरखों की आत्माएं दिखीं, शायद उन्हें अकबर दिखे, शाहजहां दिखे, और फिर उन्होंने हाँ कह दिया। देखते ही देखते दिल्ली से आग फैली, पश्चिम में झांसी तक, पूरब में पटना तक, उत्तर में लखनऊ तक और बीच में कानपुर तक। ये कोई एक जगह का विद्रोह नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान की एक चीख थी, एक ऐसी चीख जो 100 साल की गुलामी के बाद निकली थी। कानपुर, नाना साहब, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी, उनका उत्तराधिकार छीन लिया था। उस अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया था। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। अंग्रेजों को घेर लिया गया। हफ्तों तक घेराबंदी चली। भूख थी, प्यास थी, लू थी और अंत में अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन जो हुआ उसके बाद वो इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है। सत्यानाश घाट पर निकलते हुए अंग्रेजों पर गोली चली। किसने चलाई ये आज भी बहस का विषय है, लेकिन उस गोली ने इस विद्रोह की दिशा बदल दी। झांसी, बुंदेलखंड की धरती, और उस धरती पर एक औरत, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। उनकी उम्र थी 23 साल। उनका बेटा दामोदर राव अभी छोटा था। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मेरी झांसी नहीं दूंगी,
और ये सिर्फ शब्द नहीं थे। जब विद्रोह की आग चारों तरफ फैली तो रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई। झांसी के किले की दीवारों पर खड़ी होकर उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया। महीनों तक झांसी ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। किले की दीवारें गोलों से टूट रही थी, लेकिन रानी की हिम्मत नहीं टूटी। लखनऊ, अवध की राजधानी, जहां कभी नवाबों का दरबार था, जहां कभी मुशायरे होते थे, जहां कभी कत्थक की घुंघरुओं की आवाज गूंजती थी, अब उसी लखनऊ में तोपों की गड़गड़ाहट थी। बेगम हजरत महल, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम, जब उनके शौहर को कलकत्ता भेज दिया गया था तो उन्होंने अकेले लखनऊ की कमान संभाली। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कद्र को लखनऊ का नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। लखनऊ की गलियों में, घर घर में, महल महल में लड़ाई हुई। ये कोई मैदान की जंग नहीं थी, ये घर की जंग थी। हर दरवाजे पर मौत खड़ी थी। इधर दिल्ली में अंग्रेजों ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी थी। पंजाब से फौजें बुलाई गईं, सिख रेजिमेंट्स को तैयार किया गया और सितंबर 1857 में दिल्ली पर हमला शुरू हुआ। 6 दिन तक दिल्ली की दीवारें टूटती रहीं, गलियों में लाशें बिछती रहीं, लाल किले पर अंग्रेजों का झंडा फहराने की कोशिश होती रही और आखिरकार दिल्ली गिर गई। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया। उनके बेटों को हुमायूं के मकबरे के पास बिना मुकदमे के गोली मार दी गई और जफर को रंगून भेज दिया गया। वो दिल्ली की मिट्टी में दफन होना चाहते थे, लेकिन उन्हें वो भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने एक शेर लिखा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई किले से निकल गई थीं, रात के अंधेरे में, पीठ पर बेटे को बांधकर, घोड़े पर सवार होकर। वो कालपी कहीं, फिर ग्वालियर। जून 1857 की गर्मी में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, आखिरी सांस तक। जब गोली लगी तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे, और उनके वफादार सैनिकों ने उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया। 23 साल की उम्र में एक पूरी जिंदगी जी चुकी थी वो। कानपुर में नाना साहब अंततः हार गए। वो नेपाल की तरफ निकल गए, फिर कभी नहीं लौटे। लखनऊ में बेगम हजरत महल भी अंततः नेपाल चली गईं। काठमांडू में उनका इंतकाल हुआ, एक अजनबी मुल्क में, अपने वतन से दूर। और फिर अंग्रेजों का बदला शुरू हुआ। ये बदला इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक है। दिल्ली की गलियों में हर उस शख्स को मार दिया गया जो संदिग्ध था। गांवों को जलाया गया, पेड़ों पर सिपाहियों को फांसी दी गई, तोपों के आगे बांधकर उड़ाया गया। ब्लोइंग फ्रॉम अ गन। कोई कब्र नहीं, कोई जनाजा नहीं, सिर्फ एक पल में इंसान से धुआं। लेकिन जो हुआ वो सिर्फ एक विद्रोह की हार नहीं थी, इससे कहीं ज्यादा था। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। हिंदुस्तान सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। क्वीन विक्टोरिया ने खुद को क्वीन ऑफ इंडिया घोषित किया। एक प्रोक्लेमेशन जारी हुई जिसमें कहा गया कि अब कोई धर्म में दखल नहीं दिया जाएगा, कोई जमीन नहीं छीनी जाएगी। 1857 के बाद हिंदुस्तान बदल गया। अंग्रेजों ने एक नई नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल। हिंदू और मुसलमान, ऊंची जाति और नीची जाति, पंजाबी और बंगाली, हर खाई को और गहरा किया गया, हर दरार को और चौड़ा किया गया ताकि वो एक साथ कभी न खड़े हो सके जैसे 1857 में खड़े हुए थे। क्योंकि अंग्रेजों को समझ आ गई थी एक बात, जब तक हिंदुस्तान एकजुट है तब तक उसे जीता नहीं जा सकता, और इसीलिए उन्होंने एकता को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना। इतिहास की किताबों ने इस विद्रोह को कई नाम दिए। अंग्रेजों ने इसे कहा द सिपाही म्यूटिनी, एक बगावत, एक विद्रोह, सिपाहियों की नाफरमानी। लेकिन हिंदुस्तानियों ने इसे कहा स्वतंत्रता संग्राम, पहली जंग आजादी। ये एक विद्रोह था, लेकिन ये सिर्फ विद्रोह नहीं था। इसमें एक किसान भी था जिसकी जमीन छिन गई थी, एक सिपाही भी था जिसके धर्म का अपमान हुआ था, एक रानी भी थी जिसका राज्य छिन गया था, एक बेगम भी थी जिसके शौहर को निकाल दिया गया था, एक बूढ़ा बादशाह भी था जो सिर्फ अपनी मिट्टी में दफन होना चाहता था। ये सब की कहानी थी। और शायद इसीलिए 90 साल बाद 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी में 1857 के उन लोगों का भी हिस्सा था, मंगल पांडे का, रानी लक्ष्मीबाई का, बेगम हजरत महल का, नाना साहब का और उस बूढ़े बादशाह का जो रंगून में अकेला मर गया था।
इतिहास के पन्नों में ये विद्रोह एक सवाल छोड़ गया। अगर ये विद्रोह सफल हो जाता तो क्या होता? क्या हिंदुस्तान 1857 में ही आज़ाद हो जाता? क्या 90 साल की और गुलामी ना होती? ये सवाल आज भी हवा में तैरता है। जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन एक बात तय है, जो लोग उस रात उठ खड़े हुए थे तोपों के सामने, अंग्रेजों की बंदूकों के सामने, वो डरे नहीं थे। वो जानते थे कि जीत शायद ना मिले, लेकिन वो ये भी जानते थे कि लड़ना जरूरी है। क्योंकि कुछ जंगें जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें लड़ी जाती हैं ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि उनके पुरखे झुके नहीं थे।